हेलो दोस्तों, अब आज हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर की शुरुआत हम सी के बेसिक से करते हैं। इनफैक्ट कहाँ से सी शुरू हुई। तो ये वो पर्सन हैं जिन्होंने सबसे पहले अपनी टीम के संग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नींव रखी। इनका नाम डेनिस रिची है और इनका मेन पर्पस इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे ये था कि हम क्या करें, कैसे करें कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली लिखें। सो फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये डेनिस रिची साहब और इनकी टीम ने सी प्रोग्रामिंग की परिकल्पना की और उसको धरातल पे लेके आए। सो द फादर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग इज डेनिस रिची। 1970 के आसपास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक्चर में आई और इसे AT&T बेल लैब्स में इसको बनाया गया। अब जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। पहला तो प्रोग्रामिंग और दूसरा लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वही आपकी प्रोग्रामिंग है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस एक प्रॉपर मैनर में होने चाहिए। सो प्रोसीजर या इंस्ट्रक्शंस को ही हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, दैट्स इट। लेकिन लैंग्वेज क्या है? अब उन प्रोसीजर या इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं वो उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना, एक प्रॉपर सिंटैक्स में लिखना, दैट इज लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग मीन्स इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स, whereas language means the syntax in which those procedures will be written. Now, एक एग्जाम्पल लीजिए। अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है तो क्या प्रोसीजर होगा उसका? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मेरे पास दो नंबर्स होने चाहिए। अब एक बार मुझे वो दो नंबर्स मिल गए तो अगला काम होगा उन दो नंबर्स पे एडिशन का ऑपरेशन करना। सो ऑपरेशन, एंड देन एक बार ऐड हमने कर लिया तो जो हमको मिला उसको हमें प्रेजेंट भी तो करना होगा, डिस्प्ले भी तो कराना होगा, तो आउटपुट। सो ये तीन अगर हम कर पाते हैं तो हम ये तीन इंस्ट्रक्शंस बेसिकली, तो हम एक प्रोग्राम को एडिशन के, दो नंबर्स के एडिशन के सक्सेसफुली लिख सकते हैं उसको। बस हमें सिंटैक्स मालूम होना चाहिए। अब आप अगर किसी भी जनरल प्रोग्राम को देखें ना जो सी में हम लिखते हैं, उसको मेजरली हम तीन सेक्शंस में तोड़ सकते हैं। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट सेक्शंस होते नहीं है कहीं भी, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तीन सेक्शंस बनाते हैं। सबसे पहला सेक्शन वो होता है जो कि टॉप पे होता है, हेड पे होता है। इस सेक्शन में हेडर फाइल्स आती हैं। फिर दूसरा सेक्शन जो होता है वो हम वो मान सकते हैं जहां पे हम अपने, जो प्रोग्रामर होता है वो खुद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को किसी काम के लिए एक बंडल में रख के उनको एक नाम दे दे, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस का। अभी चूंकि आपकी ये बिगनिंग है तो अभी आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस डेवलप नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो अभी आपको इसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। सो द फर्स्ट पार्ट इज हेडर फाइल, देन यूजर डिफाइंड फंक्शन जो अभी हम नहीं लिखेंगे, एंड देन द थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द मेन फंक्शन। सो तीन सेक्शंस क्या है? हेडर फाइल, यूजर डिफाइंड फंक्शन और मेन फंक्शन। अब हेडर फाइल्स क्या होती है? हेडर फाइल्स बेसिकली वो फाइल्स होती हैं जहां पे पहले से ही किसी ना किसी प्रोग्रामर ने कुछ फंक्शन को कंपाइल किया हुआ है, रखा हुआ है, और उनको दोबारा से ना लिखना पड़े इसके लिए हम उसको सीधे बुला लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हेडर फाइल होती है वो आउटपुट स्टेटमेंट्स और इनपुट स्टेटमेंट्स के लिए होती है। तो जो हेडर फाइल होती हैं जिसको आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो दो हैं। पहली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जिसको STDIO बोलते हैं, दूसरा होती है math.h। ये जो .h लगाते हैं ना, ये एक्सटेंशन होता है जिससे आपको पता चल जाए साहब ये हेडर फाइल। आप कौन यहां पे, मतलब कंपाइलर को पता चल जाए। अब ये हैश इंक्लूड लगाना अनिवार्य होता है। हैश इंक्लूड बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो कंपाइलर को बता देता है कि मेन फंक्शन में कुछ ऐसे फंक्शंस आने वाले हैं जो कि इन लाइब्रेरीज या इन हेडर फाइल्स या इन मॉड्यूल्स में पहले से हैं, तो उनको लेके आइए। तो सबसे पहले जो सेक्शन होगा हेडर फाइल, उसमें हम क्या करेंगे? हैश इंक्लूड लिखेंगे, फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट में हेडर फाइल को लेके आएंगे। चाहे आप मैथमेटिकल फंक्शंस यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इनपुट आउटपुट फंक्शंस का इस्तेमाल जरूर करोगे। इसलिए हमको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को
हर प्रोग्राम में सबसे पहले लिखना है. सो द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड विच यू विल बी राइटिंग इन एनी ऑफ द प्रोग्राम इज हैश इंक्लूड देन एंगल ब्रैकेट stdio.h. याद रखिए ये स्टूडियो नहीं है. कुछ बच्चे इसको गलती से स्टूडियो पढ़ते हैं और वाइवा में भी स्टूडियो ही बताते हैं. ये स्टूडियो नहीं है. इट इज नथिंग बट stdio, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. अब यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम काफी बाद में चर्चा करेंगे. अब हम सीधे आते हैं मेन फंक्शन पर. उससे भी पहले आप एक फंक्शन देखिए. y इज अ फंक्शन ऑफ x विच इज 2x plus 1, और इसको मैंने इन कर्ली ब्रेसेस में रख दिया है. अब जहां पे x कोई भी रियल नंबर हो सकता है. अब मैं आपसे पूछूं कि 2x plus 1 क्या है, तो आपका जवाब आएगा साहब दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. वेरी गुड. लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? बेसिकली ये नाम है उस फंक्शन का f, और ये x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम उस फंक्शन को सप्लाई करते हैं जिससे हमें आउटपुट मिले. सो बेसिकली f इज द नेम एंड देन दिस इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रोग्रामिंग की भाषा में आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं. ठीक है. तो अब अगर आप x की कुछ वैल्यूज लेके इस फंक्शन को दीजिए, देखिए आपको क्या आउटपुट मिलता है. अब अगर मैं x को 1 देता हूं तो y मुझे क्या मिलेगा? यहां पे सोचिए, 1 यहां पे रखूंगा, 2 into 1 plus 1 that is 3. फिर अगर मैं x को 0.1 रखता हूं तो ये 0.2 हो जाएगा, प्लस 1 विल बी 1.2. तो आपको आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जब मैं x की कुछ वैल्यू इसको देता हूं फंक्शन को, तो मुझे y की कुछ वैल्यू रिटर्न में मिलती है. 1 दिया 3 मिला, 0.1 दिया 1.2 मिला. तो जो 3 है अगर आप देखो तो वो इंटीजर टाइप है, होल नंबर है, लेकिन ये 1.2 एक रियल नंबर है. तो प्रोग्रामिंग की भाषा में इन नंबर्स को हम फ्लोट बोलते हैं. तो बेसिकली फंक्शन हमें दो चीजें देता है. तो पहला क्या होता है? ये मैथमेटिकल फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं. पहला क्या होता है? आउटपुट देता है, एक नंबर रिटर्न करता है, और वो नंबर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, किसी टाइप में होता है. तो अगर पहले वाले को देखें तो ये साहब होल नंबर है, इंटीजर है. दूसरे वाला देखें तो एक रियल नंबर है, यानी कि एक फ्लोट है. ये आपको ध्यान रखना है. तो क्या ध्यान में रखना है? कोई भी फंक्शन हो, जरूरी नहीं है कि वो मेन फंक्शन, उस फंक्शन का एक नाम होगा, उसको आप कुछ आर्ग्यूमेंट पास करोगे और उसका अपना एक ब्लॉक होगा. उस ब्लॉक में बेसिकली ब्लॉक मतलब उसकी बाउंड्री होगी जिसमें आप जो भी लिखोगे वो फंक्शन का पार्ट होगा. ये आपको ध्यान रखना है. इसके अलावा फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता होगा. अभी हम ये मान लेते हैं रिटर्न करता ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ फंक्शंस कुछ नहीं भी रिटर्न करते हैं, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कुछ रिटर्न करता होगा. अब वो जो भी रिटर्न करता होगा उसका टाइप जरूर हमें बताना पड़ेगा. तो चलिए देखिए मेन फंक्शंस लिखा कैसे जाता है. और याद रखिएगा मेन फंक्शन इज नथिंग बट द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम. यहीं से आपकी प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेन और ये पैरेंथेसिस लगाते हैं. जब भी किसी, अब द नेम ऑफ द फंक्शन इज मेन. ओके, तो जब भी किसी नाम के आगे एक पैरेंथेसिस लगाया होता है इस तरीके से, तो आपको हमेशा समझ जाना है दैट दिस इज अ फंक्शन. अब राइट नाउ अगर आप देखो इसमें हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? दिस पर्टिकुलर मेन राइट नाउ इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी आर्ग्यूमेंट. विदाउट आर्ग्यूमेंट वी कैन वर्क. सबसे पहली बात. दूसरी बात, फिर हम इसका बनाते हैं ब्लॉक. तो ये रहा इसका ब्लॉक. ब्लॉक मतलब वो पोर्शन जो मेन का हिस्सा है, मेन का इन्फ्लुएंस जहां तक है. तो जो भी हम इसमें इस कर्ली ब्रेस के अंदर लिखेंगे वो इस मेन का पार्ट हो जाएगा. सो दिस इज ब्लॉक ऑफ फंक्शन, और फंक्शन बाउंड्री आप ऐसा भी याद रख सकते हैं. फिर इसके अलावा जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा था, तो ये भी कुछ रिटर्न करेगा. अब रिटर्न किस टाइप का करेगा? तो याद रखिएगा जो मेन फंक्शन होता है आमतौर पर उसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है. हम इसे याद रखेंगे. अब जब मैं कह रहा हूं कि कुछ रिटर्न करेगा जिसका टाइप इंटीजर होगा, तो यहां पे लिखना भी पड़ेगा हमको कि भाई रिटर्न समथिंग. अब इंटीजर में क्या रिटर्न कराएं आपके ऊपर है. जो इंटीजर नंबर आप रिटर्न कराना चाहो, 2 कराना चाहो, 10 कराना चाहो, 100 कराना चाहो, कुछ भी, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए. सो मैंने इसको 0 लिख दिया. 0 लिखने के बाद आई हैव टू एंड दिस स्टेटमेंट बाय राइटिंग सेमीकोलन. तो अब अगर आप देखिए तो ये आपका एक कंप्लीट फंक्शन हो गया है. तो क्या रखना है? सबसे पहले फंक्शन का नाम होगा, पैरेंथेसिस, देन ब्लॉक, देन रिटर्न 0 फॉर दिस इंट. ठीक है. और जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको प्रोसीजर लिखने हैं, वो इस रिटर्न 0 के ऊपर आप लिख लेंगे. सो दैट्स इट. तो चलिए मैं आपको कोड ब्लॉक्स पे ले चलता हूं और एक कोड लिख के दिखाता हूं. तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड एंड देन
stdio.h। ये stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। तो जो भी इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस होंगे वो इसमें मौजूद हैं, तो कंपाइलर को पता चल जाएगा भैया हमको उनको लेके आना। उसके बाद भाई हम लिखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अभी हमने कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया तो हम उसको छोड़ देंगे। फिर हम आते हैं इंट मेन। ये देखिए, तो आपने क्या किया, मेन एक फंक्शन लिखा। कैसे पता है फंक्शन, ये इस पर्टिकुलर ब्रैकेट से, ठीक है। उसके बाद इन कर्ली ब्रेसेस को लगा के हमने फंक्शन की बॉडी बनाई। अब हमने कहा फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप होगा, तो कुछ तो रिटर्न लिखना पड़ेगा मेरे को। मैंने लिख दिया रिटर्न 0। अब सी कैसी लैंग्वेज होती है, ये होती है केस सेंसिटिव। तो इसके लिए MAIN और MAIN दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फंक्शन का नाम क्या है, मेन। जितने भी आपके फंक्शंस होंगे सिस्टम के द्वारा दिए हुए, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा दिए हुए, जितने भी आपके कीवर्ड्स होंगे वो मैक्सिमम आपके लोअर केस से ही स्टार्ट होंगे। दोस्तों अगर आप इस प्रोग्राम को अब रन करोगे ना, तो ये क्या होगा, आप देखिए इसने क्या कहा, रिटर्न प्रोसेस रिटर्न 0। इसका मतलब प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हुआ और इसने क्या रिटर्न किया, 0। अब अगर इस 0 की जगह पे आप 10 लिख दोगे तो वो 10 रिटर्न करेगा। तो जो भी आप यहां पे रिटर्न वैल्यू लिखोगे वो रिटर्न करेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, टाइप मैच करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं। ये आपको याद रखना है, सेमीकोलन हमेशा हर स्टेटमेंट के बाद लगाना है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वो एक एरर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब आते हैं हम डेटा टाइप पे। इसको समझने के लिए आप इमेजिन करिए, आपने कुछ दोस्तों को बुलाया। आपके दिमाग में ये था कि साहब 2 या 3 दोस्त आएंगे। मान लीजिए 3 दोस्तों को आपने बुलाया अपने घर पे। आपने इन 3 दोस्तों के लिए बढ़िया अरेंजमेंट भी कर लिया। अब अगर आप देखो कितने दोस्त आए, 4, कुर्सियां कितनी, 3, तो भैया ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व तब किया जा सकता है जब मुझे पहले से पता हो कितने दोस्त आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल यानी साइज। तो वैसे ही जब आप कभी भी कंप्यूटर में कोई डेटा फीड करते हैं, तो डेटा जब आप प्रोग्राम वो डेटा लेता है तो उससे पहले उसे पता होना चाहिए कि जहां पे वो डेटा स्टोर होने वाला है उस डेटा के लिए उसको कितना साइज पहले से सुरक्षित करना है, कितना साइज पहले से डिफाइन करके रखना है। इसलिए 2 चीजें याद रखिए आप कि जब आप बात करते हो डेटा, तो डेटा के संग जुड़ा होता है उसका साइज। और साइज क्यों जुड़ा होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर साइज रिलेटेड होता है उस मेमोरी से जहां पे जाके ये डेटा स्टोर होगा। सो डेटा टाइप इसलिए जानना जरूरी है ताकि हमें ये पता रहे कि हम किस टाइप का डेटा, कितने स्पेस में आने वाला डेटा हम अपना प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। गलत टाइप का डेटा अगर हम यूज करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एरर दे सकता है, हमें एब्सर्ड रिजल्ट मिल सकता है। अब डेटा टाइप यानी कि जो डेटा आपके पास है, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो कैरेक्टर्स हो, कुछ भी हो, वो कितने तरीके का होता है। मेजरली सबसे पहली चीज अगर आप बात याद रखिए कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो डेटा के टाइप का होता है वो कहलाता है प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप में इंटीजर आते हैं, फ्लोट आते हैं, डबल आता है, कैरेक्टर आता है और वॉइड आता है। इंटीजर इंट से लिखते हैं, फ्लोट को फ्लोट से लिखते हैं, डबल कैरेक्टर को कैर से लिखते हैं और वॉइड को वॉइड से लिखते हैं। अब ये इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप का मतलब होता है होल नंबर्स, जैसे -5, 0, 1, 10, 100, ये सब होल नंबर्स हैं। तो ये जो होंगे इनका टाइप क्या कहलाएगा इस डेटा का, इंटीजर। अब आते हैं फ्लोट पे। फ्लोट मतलब ऐसे नंबर्स जो कि रियल नंबर्स हो, मतलब जो डेसिमल को लिए हुए हो, सिंगल प्रिसीजन नंबर्स हो। तो जैसे 9.8 है, माइनस का 2.75 है, 1.9 हो गया, -10.0 हो गया, 9 ये सब क्या है, ये डेसिमल लिए हुए हैं तो इसलिए फ्लोट हो गए। सिंगल प्रिसीजन मतलब कम छोटा नंबर। लेकिन अगर मान लीजिए नंबर बहुत बड़ा हो जाता है तो हमें प्रिसीजन काउंट बढ़ाने पड़ सकते हैं, तो ऐसे केस में फ्लोट काम नहीं करेगा, तो फिर हम जाते हैं डबल पे। इसकी कैपेसिटी फ्लोट के कंपैरिजन में दुगुना साइज ऑफ डेटा होल्ड करने की होती है, इसीलिए इसको डबल प्रिसीजन भी बोलते हैं। ठीक, फिर आप आगे बढ़िए कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या है भाई, आप जो भी देखते हो अपने कीबोर्ड पे ABCD 1 2 3 फुल स्टॉप, कॉमा, बैकस्लैश, फॉरवर्ड स्लैश,
एक्सक्लेमेशन, हाइफन, अंडरस्कोर, प्लस, माइनस, ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टर्स ही तो हैं। तो इन कैरेक्टर्स की आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये बेसिकली हर एक कैरेक्टर एक ना एक ASCII वैल्यू से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर इन कैरेक्टर्स को हम सिंगल कोट में लिख दें तो वो एक टाइप ऑफ डेटा कहलाता है कैर। तो अगर आप यहाँ पे ए को देखो, सिंगल कोट में लिखा हुआ तो ये कैरेक्टर है। 1 अगेन सिंगल कोट में है, कैरेक्टर है। 5 अगेन सिंगल कोट में कैरेक्टर है। तो ये एक ASCII टेबल है, आपको मैंने पहले भी दिखाई है ये टेबल। तो इसमें हर एक नंबर को एक कैरेक्टर से जोड़ दिया गया है। जैसे 65 जो नंबर है वो जोड़ा गया है कैपिटल ए से, एंड सो ऑन। अब अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ देखें हम, तो वो कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को हम कहते हैं स्ट्रिंग। सो व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे यहां पे देखिए 2 इज अ प्राइम नंबर। अब 2 इज अ प्राइम नंबर, इसमें देखिए कितने कैरेक्टर है? 2 है, स्पेस है, आई है, इज है, फिर स्पेस है, फिर ए है। तो ये कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस बना, मीनिंगफुल सीक्वेंस है आपके लिए। तो यस और नो। अब अगर इस सीक्वेंस को मैं डबल कोट्स में रख देता हूं तो ये प्रोग्रामिंग के लिए बन जाती है एक स्ट्रिंग। सो व्हाट इज अ स्ट्रिंग? इट इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटन इनसाइड डबल कोट्स। याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। अब वॉइड डेटा टाइप, वॉइड का मतलब क्या होता है? नथिंगनेस। नथिंगनेस मींस एम्प्टी। तो जहां कुछ है ही नहीं तो वो एम्प्टी डेटा टाइप यानी वॉइड डेटा टाइप्स है। सो इट रिप्रेजेंट्स नो वैल्यू। जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो रिटर्न क्या कराएंगे? सो दैट्स व्हाई नो रिटर्न टाइप। ठीक हो गई बात। अब चलिए हम वापस अपने कोड ब्लॉक्स पे आते हैं। अब अगर दोस्तों इंट की जगह पे मैं वॉइड लिख दूं ना, तो क्या होगा? ये प्रोग्राम चलेगा? बिल्कुल चलेगा। लेकिन उस केस में क्योंकि वॉइड का मतलब कुछ नहीं होता तो कुछ रिटर्न करेगा ही नहीं, तो उस केस में हमको ये रिटर्न हटाना पड़ेगा। सो इफ आई रन, सो इट विल गिव दिस रिटर्न 1 0 क्रॉस x। अब लेकिन ये हुआ क्यों? तो इसके लिए मुझे रिटर्न अगर मैं ये लगा देता हूं तो भी वो आएगा। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा है आपको कि भैया रिटर्न है, कुछ रिटर्न नहीं कराना है, हमें कुछ भी इस प्रोग्राम से रिटर्न नहीं कराना। तो जब भी आप कभी वॉइड मेन लिखें तो कुछ रिटर्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर 32 बिट सिस्टम की बात करें ना, तो जो एक कैरेक्टर होता है वो 1 बाइट लेता है, 1 बाइट। और वॉइड का मतलब तो कुछ होता ही नहीं, तो वो 0 बाइट लेगा। इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट्स लेता है, और डबल चूंकि दुगना होता है फ्लोट का तो वो 8 बाइट्स लेता है। और आपको याद होना चाहिए 1 बाइट इज नथिंग बट 8 बिट्स। ठीक है। उसके अलावा प्रिमिटिव डेटा टाइप के अलावा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप, जो इन पर्टिकुलर डेटा टाइप से मिलके बना होता है, इनसे ही आगे बढ़ता है, एक स्टेप अहेड होता है। तो उसमें बहुत सारे आते हैं, स्ट्रक्चर, एरेज, यूनियन, ये सब होता है, इसको हम आगे देखेंगे। फिर एक होता है इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, जहां पे हम किसी चीज को नंबरिंग करना चाहें, जैसे मंडे 0, ट्यूसडे 1 एंड सो ऑन, तो उस डेटा टाइप को हम इनम बोलते हैं या इन्यूमरेटेड डेटा टाइप बोलते हैं। ये दोनों डेटा टाइप हम बाद में देखेंगे। अब एक उदाहरण लीजिए, फिजिक्स का सिंपल एग्जांपल है कि एक ब्लॉक 5 kg का 10 न्यूटन फोर्स लगाया थीटा 30 डिग्री पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब मुझे निकालना है कि भैया एक्सेलरेशन क्या है। तो हम फिजिक्स में सॉल्व कैसे करते थे? सबसे पहले हमारे को जो दिया होता था हम उसको लिख लेते थे, जैसे m यानी मास 5 kg, f यानी फोर्स 10 न्यूटन, थीटा एंगल 30 डिग्री। ठीक। फिर हम कहते थे कि हमें भैया चाहिए क्या, व्हाट इज रिक्वायर्ड, एक्सेलरेशन। ठीक हो गई बात। फिर हम फोर्स को इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि वही मोशन की डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते थे और डिवाइड कर देते हैं मास से, तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो आपको ही मिल गया। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, ये क्या हो रहा है? इज इट प्रोग्रामिंग? नो। इज इट मैथ्स? यस। तो अब सवाल ये उठता है कि m, f, थीटा, a ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर अभी m की वैल्यू 5 kg है, कल आपने एक नया सवाल बनाया, उसमें m की वैल्यू 50 kg हो सकती है, फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन हो सकती है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये तो चेंज होंगे ना, और जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं वेरी हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर नथिंग बट द प्लेस होल्डर्स टू होल्ड द डेटा और नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। आप ऐसा भी बोल सकते हो गणित की भाषा में, है कि नहीं? सो सी प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को होल्ड करने के लिए। और बड़े रफ सेंस में
इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है वेरिएबल की, लेकिन रफ सेंस में आप ये समझ सकते हैं कि ये वो कंटेनर्स होते हैं जो डेटा को होल्ड करते हैं. So variables are what you can think right now, you can think that they are containers which can hold data. That's it. अब मानिए मैंने लिखा m is equal to 5, ऐसा हम मैथ्स में लिखते हैं, है कि नहीं? लेकिन प्रोग्रामिंग के सेंस में ये गलत है, लेकिन मैथमेटिकली ये करेक्ट है. अगर मैं आपसे पूछूं क्यों, तो आपका जवाब ये आएगा कि साहब ठीक है, आपने कहा m एक वेरिएबल है जो एक डेटा होल्ड कर रहा है जिसकी वैल्यू है 5, लेकिन m है क्या? तो आपका जवाब आएगा कि साहब m इंटीजर है. अच्छा, तो क्या आपने बताया इसको m इंटीजर है? क्योंकि प्रोग्राम को तो मैं सब बताना पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं प्रोग्राम को ये बताऊंगा नहीं कि m इंटीजर है, तो वो उस इंटीजर के जितना 4 बाइट वो स्पेस कहां से रिजर्व करेगा. सो दैट्स व्हाई जब भी वेरिएबल लिखते हो तो सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है. तो जो आप लिख रहे हो ना इंट m का मतलब है वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल. और एक बार जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो तो उसके बाद आप उसको वैल्यू दे सकते हो. बट दिस इज नॉट कॉल्ड इक्वल हियर. दिस व्हाट वी से इज 5 numerical value is assigned to m, or m is assigned a value 5. That's why this particular statement is also called as sometimes as assignment statement or initialization. We are giving some value to m. याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये इक्वल तो है, ये इक्वल नहीं है यहाँ पे. ये इस इक्वल का क्या मतलब है? असाइनमेंट ऑपरेटर. रिमेंबर दिस. ओके, नाउ अगर इंट टाइप का वेरिएबल है तो वो हमेशा कैसा डेटा होल्ड करेगा? इंटीजर, होल नंबर्स. फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो फ्लोट, यानी कि डेसिमल नंबर्स के संग. ये आपको याद रखना है. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर मेरे पास 2 कंटेनर हैं, एक शुगर का है और एक दूसरा टी का है. तो भाई शुगर के कंटेनर में शुगर ही रखूंगा, टी नहीं रखूंगा, और टी के कंटेनर में टी ही रखूंगा, शुगर नहीं रखूंगा. इंटरचेंज करूंगा तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है बाद में. सो इसलिए हमारे को एक डेटा टाइप जो हम चूज करते हैं, जिस तरीके का डेटा टाइप हम किसी वेरिएबल के लिए चूज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो प्रोग्राम लिखने से पहले दिमाग में सोचिए कि क्या ये डेटा किस टाइप का होगा, या रिजल्ट आने के बाद उसका टाइप क्या होगा. ये आपको हमेशा याद में रखना है. अब जो वेरिएबल्स होते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं. सबसे पहला नियम ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल्स में आप लेटर यूज कर सकते हो, डिजिट यूज कर सकते हो, और स्पेशल सिंबल के नाम पे सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो. सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल अलाउड है जो कि अंडरस्कोर है. ये आपको याद रखना है. तो अगर आप यहाँ पे इन एग्जांपल्स को देखिए तो फ्लूइड अंडरस्कोर डेंसिटी, तो ये वैलिड है. क्यों? क्योंकि सारे के सारे लेटर्स हैं और अंडरस्कोर हमने यूज किया है. दूसरा एम्बिएंट टेम्परेचर भी वैलिड है, रेनॉल्ड नंबर भी वैलिड है, और स्ट्रेस रन 1 भी वैलिड है. 2, इसमें आपका एक नंबर लिया हुआ है, जो मैंने पहले ही कहा है कि डिजिट्स भी हैं, लेटर्स भी हैं, अंडरस्कोर, तो ये सब वैलिड है. लेकिन ऐसा नहीं होता, इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, वो हमको याद रखना है हमेशा. क्या है? द वेरिएबल मस्ट बिगिन विथ आइदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर. तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो ये शुरुआत कहां से हुई है? एक नंबर से. यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई है? नंबर से. तो ये इनवैलिड वेरिएबल के नाम है. दे आर नॉट वैलिड. याद रखिए, हमेशा कोई भी वेरिएबल अगर शुरू होता है तो या तो वो अंडरस्कोर से शुरू होगा या वो एक लेटर से शुरू होगा. सो दिस इज स्टार्टिंग विथ एन अंडरस्कोर, सो दिस इज करेक्ट. ओके, और क्या नियम है? अब सी केस सेंसिटिव है तो वेरिएबल्स का नाम भी केस सेंसिटिव होगा. तो यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल्स हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस. यहाँ पे एस अपर केस है यानी कैपिटल है, यहाँ पे लोअर केस है यानी कि स्मॉल है. तो ये दोनों ही वेरिएबल अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे, याद रखिएगा. इसके अलावा वेरिएबल्स नेम्स आर नॉट सपोज टू हैव वाइट स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक दिस. तो पहले मैंने क्या बताया? सिर्फ अंडरस्कोर ही एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो परमिटेड है. अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर परमिटेड नहीं है, और वाइट स्पेस तो गलती से भी नहीं होने चाहिए. तो इसमें अगर आप देखें, मास के बाद एक स्पेस है, परमिटेड नहीं है, तो ये इनवैलिड है. फिर दूसरा डेल्टा एंड देन दिस इज हाइफन. हाइफन इज नॉट परमिटेड, ओनली अंडरस्कोर इज परमिटेड, सो दिस इज इनवैलिड. अगला आइए, प्रेशर में देखिए पैरेंथेसिस लगाया है, तो पैरेंथेसिस स्पेशल कैरेक्टर हो गया, परमिटेड नहीं है, इनवैलिड हो गया. फिर एफिशिएंसी अंडरस्कोर तक तो सही है, लेकिन उसके बाद परसेंटेज लगा दिया, जो कि अगेन एक इनवैलिड वेरिएबल का नाम है. फिर हीट अंडरस्कोर फ्लक्स एंड देन स्टार,
तो हीट अंडरस्कोर फ्लक्स तक तो मामला ठीक है, क्योंकि अंडरस्कोर इज वैलिड बट स्टार इज नॉट वैलिड। तो ये सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे सब इनवैलिड है दोस्तों। आगे बढ़िए। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। यस, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए कुछ ना कुछ वर्ड्स रिजर्व करती है। कुछ तो आपने देख भी लिए, जैसे मेन, इंक्लूड, रिटर्न, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो किसी ना किसी जगह किसी ना किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ भी हो जाए, आपको उन स्पेशल वर्ड्स को, उन रिजर्व्ड वर्ड्स को जिनको कीवर्ड बोलते हैं, उनको कभी भी वेरिएबल के नाम की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है उन नामों की, मेन, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, स्विच, केस, एक्सेट्रा। ओके, नाउ अब आते हैं हम आउटपुट स्टेटमेंट पर। दोस्तों, जब कभी भी आपको प्रोग्राम से कुछ प्रिंट करवाना है, आउटपुट देना है, कंसोल पे प्रिंट कराना है, टर्मिनल पे प्रिंट कराना है, आउटपुट विंडो पे भेजना है, तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन होता है उसका नाम होता है प्रिंट एफ। दिस इज द फंक्शन विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन टू द स्क्रीन एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन आउटपुट स्टेटमेंट। अब ये फंक्शन है, कैसे पता चला? पैरेंथेसिस लगा हुआ है साहब, इसलिए फंक्शन है। ठीक, अब पैरेंथेसिस है, इसका मतलब कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट लेता होगा। तो ये जो प्रिंटएफ होता है ये एक स्ट्रिंग लेता है, याद रखिए। सो द आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंटएफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रिंग। अब ये प्रिंट एफ में एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। सो प्रिंट एफ इज नथिंग बट प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। सो ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेता है और वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है। अब ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होती है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक, अभी आप इतना याद रखिए दैट दिस इज प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, दैट्स इट। और हमको जो भी यहां पे देना है आर्ग्यूमेंट वो एक स्ट्रिंग है। तो आपको जो भी स्ट्रिंग प्रिंट करनी हो, हेलो वर्ल्ड, आई लव मैथ्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सब क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही तो है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग हो गई और स्ट्रिंग को हम प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। अब यहां पे मैं वापस इसको इंट मेन कर दे रहा हूं, रिटर्न 0। अब जब भी मुझे कुछ प्रिंट करना है, सो आई हैव टू राइट प्रिंट एफ एंड देन स्ट्रिंग। सो डबल कोट्स में लिखा हुआ कुछ भी स्ट्रिंग होता है। सो आई लव मैथ्स, ये एक मेरे लिए स्ट्रिंग है। अब सेमीकोलन से स्टेटमेंट को बंद करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो एरर देगा। सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम, तो देखिए इसने प्रिंट कर दिया आई लव मैथ्स और फिर रिटर्न इसने क्या कर दिया? 0। प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, कुछ और अगर आपको प्रिंट करना है, जैसे दिस इज अ कंप्यूटर क्लास, बस डबल कोट्स में रखिए, प्रिंट एफ को एज ए आर्ग्यूमेंट दे दीजिए उस स्ट्रिंग को और सेमीकोलन से बंद कर दीजिए, तो ये आपका आउटपुट स्टेटमेंट हो गया। रन करिए, दिस इज अ कंप्यूटर क्लास, गॉट इट। सो ये बहुत अच्छी चीज है आउटपुट के लिए। क्या? प्रिंट एफ सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग लेता है। अब अगर सोचिए, इसको थोड़ा सा तर्क को हम आगे बढ़ाएं, मानिए मेरे को ये प्रिंट कराना था, XYZ CSE डिपार्टमेंट, JUET गुना राघवगढ़ मध्य प्रदेश इंडिया। अब यार ये 1 2 3 4 लाइंस में, तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा क्यों ना हम 4 लाइन में 4 प्रिंटएफ स्टेटमेंट लगा दें इस तरीके से। जैसे पहले लाइन पे मान लो मैं लिख देता हूं कि नवल, ओके, अगली लाइन पे मैं लिख देता हूं CSE डिपार्टमेंट, ओके, फिर अगली लाइन में मैं लिख देता हूं मान लीजिए JUET गुना और स्टेटमेंट बंद कर देता हूं। तो देखिए मैंने कितने स्टेटमेंट्स लिखे? 3 प्रिंटएफ लिखे, है ना। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे 3 लाइनों पे, पहली पे नवल, दूसरी पे CSE डिपार्टमेंट और तीसरी में JUET गुना दिखेगा। सो इफ आई रन दिस, ओह ये क्या हो गया, नवल, CSE डिपार्टमेंट, JUET गुना, ये तो सब एक लाइन में आ गया। क्यों? क्योंकि प्रिंटएफ कंट्रोल को कभी भी नई लाइन पे अपने आप से नहीं ले जाता। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे अगली लाइन पे लेके आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस का। अब एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, चलिए अब उनको देख लेते हैं। तो एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? एस्केप सीक्वेंसेस आर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन
यूज्ड विद इन स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली ऐसे कैरेक्टर के समूह होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिनको हम स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं किसी नॉन टाइपेबल कैरेक्टर को लाने के लिए या कुछ स्पेशल चीज करने के लिए वहां पर। अब जैसे देखिए, हमारा काम था कि नवल के बाद हमें अगली लाइन पे आना था, तो अगर अगली लाइन पे आना था तो उसके लिए हमको लिखना पड़ता न्यू लाइन कैरेक्टर। सो दिस इज वन एस्केप सीक्वेंस। या मुझे नवल के बाद और सीएससी के बीच में एक स्पेस देना था, बड़ा स्पेस देना था, तो मैं \t के लेता। वो उसके लिए टैब होता है, एक टैब मतलब 4 स्पेसेस के बराबर होता है, और ऐसे कई सारे हैं। तो चलिए इनको प्रोग्राम में देखते हैं। अगर मैं नवल के बाद यहां पे लिख दूं \n, तो होगा क्या? अगर मैं रन करूंगा तो नवल के बाद जैसे ही ये कंट्रोल यहां पहुंचेगा \n पे, तो वो उसको देखते ही तुरंत नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। सो इफ आई रन इट, देखिए नवल एंड देन नेक्स्ट लाइन, लेकिन यहां पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट के बाद तो कोई न्यू लाइन कैरेक्टर लगाया ही नहीं। तो चलिए लगाते हैं यहां पे \n। सो इफ आई रन इट नाउ, सो इट इज नवल सीएससी डिपार्टमेंट JUT गुना। आसान है। या आप टैब दीजिए, टैब से क्या होगा, 4 प्लेसेस वो खिसक जाएगा। तो नवल और सीएससी डिपार्टमेंट के बीच में 4 स्पेसेस का गैप होगा। सो इफ यू रन दिस, यू कैन सी हियर नवल देन स्पेस देन सीएससी डिपार्टमेंट देन स्पेस देन JUT गुना। इस तरीके से आपके एस्केप सीक्वेंसेस काम करते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें और। ठीक है, अब प्रिंटिंग डेटा अलोंग विद टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपको समझ में आएगा कि इसको प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्यों बोलते हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक व्यक्ति की एज 40 है और उसका वेट 80 किलोग्राम है, वो मुझे दिया हुआ है। अब मुझे आउटपुट क्या प्रिंट कराना है कि माई एज इज 40 ईयर्स एंड माई वेट इज 80 किलोग्राम। अब यहां पे ये 40 क्या है? ये एक नंबर है जो कि एज, ये एक इंटीजर है बेसिकली, जो कि एज नाम के वेरिएबल में मुझे सेव करना है। तो और यहां पे आउटपुट में देखो तो ये जो एज नाम के वेरिएबल में वैल्यू है, वो वैल्यू उठ के यहां पे आ रही है। वैसे ही वेट इज 80, तो ये जो वेट नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो उठ के इधर आ रही है। तो इसके लिए क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि इस 40 की जगह पे हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, जो ये बताएगा कि यहां पे एक डेटा आना है, और वो जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा आना है। तो अब आप देखिए, इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c, और डबल के लिए %lf होता है। ठीक हो गई बात। अब अगर मुझे इस स्टेटमेंट को लिखना हो, मैं क्या कहूंगा, माई एज इज %d, क्योंकि मेरे लिए इंटीजर है, ईयर्स एंड माई वेट इज 80 की जगह पे क्या आएगा, %d, क्योंकि अगेन इंटीजर है, किलोग्राम। और उसके बाद जहां पे ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी, याद रखिएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग के अंदर होते हैं, और जहां पे स्ट्रिंग कंप्लीट होगी आई विल बी राइटिंग कॉमा। क्यों? क्योंकि अब मुझे बताना है कि इस 40 की जगह पे क्या आना है, एज, और इस 80 की जगह पे क्या आना है, वेट। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, सो माई एज इज %d एंड देन आई विल बी कमिंग टू न्यू लाइन एंड माई वेट इज %d। तो यहां पे एज की मैपिंग होगी पहले वाले से, जो सबसे पहला वेरिएबल आप लिखते हो, और यहां पे जो सबसे पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो मैप्ड होते हैं, एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, इस तरीके से काम होता है। तो चलिए एडिटर पे, तो यहां पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं इंटीजर टाइप का, एज, और दूसरा बनाता हूं वेट। एज को मैं सप्लाई कर देता हूं मान लीजिए 40, और वेट को मैं सप्लाई कर देता हूं मान लीजिए 80। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूं, देखो कैसे करेंगे। माई एज इज, अब एज की जगह पे क्या आना है, एक इंटीजर आना है। चलिए %d एंड माई, या वो वाला एंड लगा देते हैं, एंड वाला, एंड माई वेट इज 80 की जगह पे क्या आएगा, %d। अब ये किसके लिए है, ये है आपका एज के लिए, तो यहां पे एज का वेरिएबल लिख दीजिए, और ये किसके लिए है, वेट के लिए, वेट, दैट्स इट। तो अगर आप इसको रन करोगे तो ये क्या कहेगा, माई एज इज 40 एंड माई वेट इज 80। अगर मुझे अलग अलग लाइन में लिखना था तो मैं क्या कह देता, \n न्यू लाइन। सो इफ आई रन इट, तो ये कहता माई एज इज 40 एंड माई वेट इज 80। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं।
ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे एक रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना है, लेंथ है 2.5, विड्थ है 2। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेंथ एक वेरिएबल है, विड्थ दूसरी वेरिएबल है। अब इसको डिक्लेयर करने के बाद डेटा तो चाहिए, अभी हमको इनपुट तो नहीं पता, तो हम प्रोग्राम में ही दे देते हैं, हार्ड कोड कर देते हैं इसको। सो ये हो जाएगा लेंथ, हम कह देते हैं साहब ये हो गई 2.5 और विड्थ विड्थ हम कह देते हैं लेट से 2। अब आप ध्यान से देखो, अगर लेंथ 2.5 है और विड्थ कितनी है 2, तो आमतौर पर होगा क्या, जब ये फ्लोट है तो ये भी फ्लोट होगा 0.2। तो हमने गड़बड़ी कहां करी? यहां पर करी है साहब। अगर मैं गलती से लेंथ को इंटीजर लेता हूं और लेंथ को यहां पे इनिशियलाइज करता हूं 2.5 से, तो होगा क्या, ये 0.5 ट्रंकेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल संभाल के लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है? एरिया और पेरीमीटर। तो हम दो वेरिएबल और बना लेते हैं, एरिया पेरीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सिंपली एरिया को इवेल्युएट करना है। तो एरिया किसके इक्वल हो गया? लेंथ टाइम्स विड्थ, है कि नहीं? और पेरीमीटर किसके बराबर हो गया? ये हो गया 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। दैट्स इट। अब मुझे क्या प्रिंट करना है? एरिया। चलिए हम क्या कहेंगे? एरिया इज इक्वल टू, अब यहां पे मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूं परसेंटेज एफ। क्यों परसेंटेज एफ? क्योंकि भैया ये जो एरिया है इसका डेटा टाइप क्या है? फ्लोट, इसलिए यहां पे परसेंटेज एफ आया। और परसेंटेज एफ की जगह पर कौन सा वेरिएबल है? कौन से वेरिएबल की वैल्यू है? एरिया की। सो इट इज AREA। डू नॉट कंफ्यूज विद दिस एरिया। दिस एरिया इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, बट दिस इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यहां पे किसी वेरिएबल की वैल्यू आएगी जो प्रोग्राम में प्रेजेंट होना चाहिए। अब मैं एक और कर लेता हूं, न्यू लाइन पे आ जाता हूं, इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं साहब, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे पेरीमीटर लिख लेंगे और यहां पे हम इसकी वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, सो इफ यू रन दिस प्रोग्राम तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अब देखो एरर कैसे पता करते हैं। क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है लेंथ अनडिक्लेयर्ड है। क्यों? LENGHT हो गया, सो इट इज TH। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग सही से लिखिएगा। फिर से रन करते हैं, देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है। अब ये क्या कह रहा है? विड्थ। तो देखिए WIDTH, देखिए यहां पे गलती हो गई है ना। तो जब भी प्रोग्राम आप लिखें तो हमेशा ध्यान पूर्वक आराम से प्रोग्राम को लिखिएगा। ठीक है, सो इफ यू रन इट नाउ सो यू विल बी गेटिंग योर आंसर। अब क्या होता है, कभी कभी हमको प्रिसीजन को कंट्रोल करना होता है कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज हमको चाहिए। तो अभी तो वो पूरी वैल्यू दे रहा है, तो अब अगर मैं यहाँ पे f के जगह पे 0.2 कर दूं, यहां पे भी f की जगह पे 0.2 कर दूं और अब इस प्रोग्राम को रन करूं, तो आप देखिए डेसिमल के बाद दो वैल्यू ही आएंगी, क्योंकि आपने कहा ऐसा ही करो, इसी फॉर्मेट में प्रिंट करो, तो उसने कर दिया साहब। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज मुझे इतना ही पढ़ाना था, अनफॉर्चुनेटली मैं क्लास नहीं ले पाया, इसलिए मैं लेक्चर आपको भेज रहा हूं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसी चीज को 15 मिनट्स में रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।